तो बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इतना तो हमें पता है कि EMR आती है, सैंपल को हिट करती है और हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद में ट्रांजिशन शो करते हैं। तो अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो अपने पास मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। उसमें क्या है कि EMR आएंगी और इसको हिट करती है। और हमें पता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो माइक्रोवेव रीजन में होता है, ठीक है। अगर माइक्रोवेव रीजन के अंदर होता है तो हमें क्या होता है, EMR आएंगी। ये जो अपना मॉलिक्यूल है इस EMR के फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा और रोटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस टाइप से रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। इस टाइप से ये रोटेट करता हुआ वापस अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे जिनमें ट्रांजिशन के टाइम या एब्जॉर्प्शन के टाइम परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो वो रोटेशनल एक्टिव होते हैं, और अगर नहीं होता है तो वो इनएक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ 4 टाइप मान लेते हैं। एक तो लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इन मॉलिक्यूल से जाने से पहले हमें ये पता होता है कि अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और दूसरा होता है आई, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो इनर्शिया होता है ये होता है अप टू n, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि अपने पास इनर्शिया के बेस पे, इनर्शिया क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है ना, तो इसको रोटेट करने के लिए एक एंटी डायरेक्शन में फोर्स काम करता है या वर्क करता है, या हम कह सकते हैं कि ये इस गति का विरोध करता है, रोटेशन का मतलब विरोध करता है, नहीं होने से रोकता है, ठीक है, विरोध करता है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के बेस पे हम बोलेंगे कि अपने पास कितने टाइप के मॉलिक्यूल है लीनियर। तो लीनियर अगर हम लेते हैं HCl, ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ से मॉलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट करता है वो यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि इधर से जो है अपने पास मॉलिक्यूल है वो थोड़ा हैवी एटम है और इस तरफ लाइट है, तो हैवी की तरफ हल्का सा शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 एक्सिस होती हैं अपने पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब हम इनसे घुमा के देखते हैं और अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसी के बेस पे हम बता पाएंगे कि अपना मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। तो हम बोलेंगे इधर से ऐसे घुमाएंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसे घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, Cl यहीं घूमता रहेगा, H यहीं घूमता रहेगा। तब हम बोलेंगे यहाँ पे I जो x है वो होता है 0। लेकिन x की बात करूँ तब अगर x कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन, ऐसे घुमाओगे तब क्या होगा, H इधर घूम के आएगा, Cl ऐसे घूमता रहेगा इन प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IZ। y की बात करूँ, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो Cl ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा Cl, H नीचे आएगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे I y। तो हम कह सकते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो इनर्शिया है वो y एक्सिस के लॉन्ग है, वो इज इक्वल टू होता है z एक्सिस के, और जो Ix है वो होता है 0। कैसे, जैसे अपने मास मान लो ये अपना कोई मॉलिक्यूल है, इधर Cl है और इधर H है, ठीक है। अगर मैं इसको x एक्सिस के अलोंग रोटेट करता हूँ तो ये ऐसे ही घूमता है, तो ये घूम ही नहीं रहा, एक जगह ही स्टेबल है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इसमें Ix 0 लगा। लेकिन अगर y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस कहाँ से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ y एक्सिस के अलोंग तो ये कैसे घूमेगा, इस टाइप से, मतलब इसके अंदर इनर्शिया है वो जनरेट हो जाएगा। और अगर z एक्सिस के अलोंग घुमाऊँ तो z एक्सिस किधर से घूम रही है, यहाँ से जा रही है ना, तो इसके अलोंग घुमाओगे तो आप ऐसे घूमेगा ये। इस टाइप से हम लीनियर मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रोलेट और एक होता है
ओब्लेट। दो टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोलेट और ओब्लेट। एक होता है प्रोलेट और एक होता है ओब्लेट। ठीक है, प्रोलेट में हम किसको मानेंगे कि अपने पास एक इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो अपनी जो एक्सिस, जो मोमेंट, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस यहाँ होगा लगभग, क्योंकि ये है एटम और ये एटम लगभग सेम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास कंटेन करेंगे, क्योंकि इसके पास है जो हाइड्रोजन है वो लाइट एटम है, फिर उसके बाद फ्लोरीन है जो अकेला ही एक हैवी एटम है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं। तो एक एक्सिस तो यहाँ जा रही है ऐसे वाई एक्सिस, एक ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस और एक ऐसे जा रही है जेड एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग घुमाओगे तो हैवी एटम तो इसी मॉलिक्यूल, इसी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो घूम कौन रहे हैं, ये लाइट एटम घूम रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। लाइट एटम अगर घूम रहे हैं, हैवी एटम इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो घुमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हल्के एटम है, जो हैवी लाइट एटम है वो ही रोटेट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वाई है वो कम होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम जेड के अलोंग घुमाएं और एक्स के अलोंग घुमाएं तो दोनों में घुमाने में इनर्शिया जनरेट होगा और ज़्यादा होगा, क्योंकि एफ भी घूमेगा, सी भी घूमेगा और तीनों हाइड्रोजन भी घूमेंगे। और इस टाइप से आप घुमा के देख लो, एफ नीचे जाएगा, सी ऊपर आएगा फिर। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में क्या होता है, आई वाई है वो कम होता है, आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, अगर मैं ओब्लेट की बात करूँ तो इस टाइप का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, सेम है, लेकिन बस क्या है कि इस एक्सिस पे एच आ गया और यहाँ पे आ गया एफ। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे यहीं पे माना जाएगा लगभग, क्योंकि जो है वो हैवी एटम है वो यहीं पे हैं, तीन है, तो यहाँ पे माना जाएगा। तो इसको मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसको वाई जेड एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम वाई से घुमाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा इनर्शिया यहीं जनरेट होगा, क्योंकि वाई से घुमाओगे तो ये तीनों एफ घूमेंगे और तीनों हैवी एटम है, इस वजह से जो वाई है वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर जेड और एक्स सेम है, क्योंकि जेड और एक्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो जेड इस डायरेक्शन में, उसके लिए ये तीनों सेम है चारों एटम। तो इसके लिए क्या होगा, आई जेड और आई एक्स क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात कर लें, तीसरे नंबर की कंडीशन आती है, वो आती है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो परफेक्ट जियोमेट्री लिए होते हैं, जैसे परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो गया, तो इसके अंदर जो आई ए है, ये आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई और इज इक्वल टू आई जेड, मतलब तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ले लूँ कोई भी, जैसे SF6 ले लिया मैंने, इस टाइप की में भी आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई और आई जेड, ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होते हैं। अब लास्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है अपने पास एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होता है, आई एक्स, आई वाई और आई जेड, ये तीनों डिफरेंट होते हैं, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं सिंपल ले लूँ, H2O। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं, या फिर इसको जेड मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस। इस टाइप से घुमाओगे तो दोनों एच ऊपर जाएंगे और फिर उधर अंदर जाएंगे और फिर वापस नीचे आएंगे। इस एक्सिस से घुमाओगे तो ये एच इन प्लेन ऐसे घूमते हुए आएंगे, जेड एक्सिस से घुमाओगे तो ये एच इस तरफ, ये एच इस तरफ, तीनों अलग अलग घूमेंगे, इसलिए आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड नॉट इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन होगी एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड
बॉडी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं ना, ये रिजिड बॉडी है। रिजिड मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है ना वो रिजिड है, टूटता नहीं है, ठीक है ना, या फिर इनमें लेंथ चेंज नहीं होती है, तो इस टाइप से ये रिजिड बॉडी है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर लें जिनका मास m1 m2 है, सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है ये r1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में r0 लेके चल लेता हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एट सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक रिलेशन होता है m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वो होता है अपने पास m1 r1 प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास एक रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2, तो इसको मैं इस वाले रिलेशन से लिख सकता हूँ m2 r2 r1 प्लस m1 r1 r2, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आएगा, r1 r2 m1 प्लस m2, ये अपने पास एक रिलेशन आ गया है। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, देखते हैं। तो मैं अब लेके चल रहा हूँ फॉर वैल्यू r1 के लिए क्या लिखेंगे हम, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, तो मैं लिख सकता हूँ m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r0 माइनस r1। तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे अपने पास दो बॉडी हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो r0 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो r1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो r2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ r2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, r0 माइनस r1, तो यहाँ लिख दिया मैंने। तो मैं लिख सकता हूँ इसको m1 r1 इक्वल्स टू m2 r0 माइनस m2 r1, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r0 माइनस m2 r1, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ m1 r1, ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस m2 r1 इज इक्वल्स टू m2 r0, या फिर इसको लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 r0, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ r1 इज इक्वल्स टू m2 r0 अपॉन में m1 प्लस m2, ये अपने पास रिलेशन आ गया r1 का। इसी टाइप से r2 का रिलेशन आएगा, वो आएगा m1 r0 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, i इज इक्वल टू m2 r0 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, और यहाँ था इनटू m1 r0 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे था m1 प्लस m2। यही थी अपने पास इक्वेशन, i इज इक्वल्स टू r1 r2 m1 प्लस m2, r1 और r2 की वैल्यू हमने रख दी है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो बच गया वो बच गया m2 r0 इंटू m1 r0 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। अब अगर हम इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा i इज इक्वल्स टू m1 m2 r0 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू, रिड्यूस्ड मास जिसको हम बोलते हैं, म्यू r0 स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। r0 क्या है, बॉन्ड लेंथ है दोनों के बीच की, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, यूनिट कन्वर्जन किसकी, एनर्जी की। अगर अपने पास एनर्जी दे रखी है एच न्यू, तो वो दे रखी है जूल में, और हमें चाहिए होती है वो सेंटीमीटर इन्वर्स में। अगर तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू को लिख सकता हूँ एच सी बाई
लैम्डा, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ H इज इक्वल्स टू E इंटू में लैम्डा अपॉन में C, ठीक है। तो C E का जो होता है वो होता है जूल, ठीक है, और लैम्डा का जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, और C है जो वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया जूल इंटू सेकेंड, ये अपने पास H की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेल्टा E की वैल्यू होती है वो जूल में होती है, हमें लेनी है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं H इंटू में C से, ठीक है। तो जूल इंटू अपॉन में, तो H की जो होती है वो होती है जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, और C की होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, तो अपने पास आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू चाहिए तो डेल्टा E को H इंटू C से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो रोटेशनल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होती है I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू I ओमेगा स्क्वायर इंटू में I अपॉन में I से मल्टीप्लाई करता हूँ, I से डिवाइड कर देता हूँ, तो डेल्टा E अपने पास आ जाएगा I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में I, ठीक है। और अपने हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ डेल्टा E इज इक्वल्स टू I इंटू में P का P स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है h कट रूट ऑफ j प्लस 1, ये अपने पास होती है, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू H अपॉन में 2 पाई रूट ऑफ j इंटू में j प्लस 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आ जाएगा अपने पास H अपॉन में 2I P स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा H स्क्वायर, यहाँ पे H नहीं था, 1 था यहाँ से, है ना, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर अपन में 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा J इंटू में J प्लस 1, ठीक है। तो अगर अब मैं बात कर लेता हूँ डेल्टा E इज इक्वल्स टू, तो इसको यहाँ पे ले आओ, H स्क्वायर 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू में I, और यहाँ पे J इंटू में J प्लस 1, ठीक है। तो अगर अब मैं बात कर लो अपने पास जूल में आई है, हमें सेंटीमीटर इन्वर्स में चाहिए तो क्या करना होगा, H से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I इंटू में HC और J इंटू में J प्लस 1, ये अपने पास है रिलेशन, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा E इज इक्वल्स टू H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I इंटू में C इंटू में J प्लस 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रोटेशनल एज ए रोटेशनल कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा J प्लस 1, ये अपने पास रिलेशन आ गया एनर्जी का इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे B जो है वो है रोटेशनल कांस्टेंट, J है ये है रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये अपने पास है जो रोटेशनल एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 0 पॉइंट एनर्जी की, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी की, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट पे होता है इतने टेम्परेचर पर, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वही होती है अपने पास 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसके लिए अपने पास लेवल्स होते हैं, J इज इक्वल्स टू 0, हाँ जो J अपने पास है जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लेके चल रहे ग्राउंड स्टेट को 0,
और बराबर फिर 1 आएगा, फिर दूसरा आएगा 2 आएगा। हमें इसकी एनर्जी डिनोट करनी है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई, इसको लिख सकता हूँ ZPE, 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या थे अपने पास, BJ+1, ठीक है। तो BJ की वैल्यू है 0, यहाँ पे 0 प्लस में 1, तो अपने पास 0। तो 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, 0। मतलब ग्राउंड स्टेट लेवल पे कोई रोटेशन स्टार्ट नहीं होते हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है, तो ये होती है ट्रांजिशन, मतलब J से लेके J+1 लेवल में जो ट्रांजिशन होते हैं उसकी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई ट्रांजिशन के लिए। तो एक तो J हो गया, एक J+1 हो गया। टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ EJ+1 माइनस EJ, मतलब इसमें से इसको घटा दूँ तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E इज इक्वल्स टू, पहले EJ+1 की एनर्जी लिख लेते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, BJ+1, तो इसका लिख सकता हूँ मैं BJ+1, क्योंकि अपने पास J क्या है, J+1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे J+1 और यहाँ पे लिखेंगे J+1 प्लस में 1। ये J है, ये J है ओनली, ये +1 ये है। यहाँ पे हम अपर लेवल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे J की वैल्यू होती है J+1, ठीक है। लोअर लेवल में जो EJ है वो सिंपल रहेगा BJ+1। यहाँ पे ये लोअर वैल्यू इसलिए J है, अपर में जाएंगे तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया है, ठीक है। तो मैं डेल्टा E लिखूँगा, इसको पहले इसको, फिर इसमें ये माइनस कर देना है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, BJ+1 J+2 माइनस BJ+1, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा BJ+1, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, इस तरफ तो बचेगा J+2 और इस तरफ बचेगा माइनस में J, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 2BJ+1। ये अपने पास एनर्जी है वो आएगी किसकी, ट्रांजिशन एनर्जी। अब अपने पास ट्रांजिशन एनर्जी आ गई तो हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल ये कहता है कि कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, कौन से ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे। तो इसके अंदर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जो एक यूनिट से चेंज करते हैं, ठीक है, रोटेशनल में। तो हम बात कर लेते हैं कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसके लिए जो ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल होगा वो होगा +-1, मतलब एक यूनिट से चेंज होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन बचे वो सारे फॉरबिडन, और जो एक यूनिट से चेंज होगा वो हो गए अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम पुट कर लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, तो ये हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले से लगेगा, इसी से लगेगा BJ+1, ठीक है। तो मैं J की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। अगर तो यहाँ पे क्या बचेगा, अपने पास 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2B, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 6B, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 आएगा 12B, और यहाँ पे 20B। तो तब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो अपने पास डायग्राम ऐसा बनेगा 0 2B 6B 12B 20B, और इनके बीच में गैप कितना है, यहाँ से यहाँ का गैप है 2B, यहाँ से यहाँ का गैप है 4B, यहाँ से यहाँ का गैप है 6B, यहाँ से यहाँ का गैप है 8B। तो अपने पास जो स्पेक्ट्रा आएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो कैसा आएगा, ये 2B का, फिर आया 4B के गैप पे, फिर आया 6B पे, और फिर आया 8B, और इनके बीच का गैप होता है वो होता है 2B 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 और 2B, आगे जितना भी गैप आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमें पता है कि अपने पास एक मॉलिक्यूल है HCl और एक होता है DCl, मान लेते हैं। इसका वेट ज़्यादा होता है, ये लाइट होता है।
तो अगर हम आइसोटोप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू बी जे प्लस 1। ठीक है, तो बी है वो क्या होता है, तो वो होता है एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में सी। आई क्या होता है, म्यू आर नॉट स्क्वायर। म्यू क्या होता है, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, मतलब मास होता है एक टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आई इज डायरेक्टली 1 अपॉन में म्यू। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही जो वेट बढ़ेगा एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, रोटेशन कांस्टेंट डिक्रीज़ करेगा। तो मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि अपने पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे। जीरो, 2b, 6b, 12b। ठीक है, तो ये तो हो गया HCl मॉलिक्यूल के लिए। और अगर अपना बनेगा DCl के लिए तो ये 0 तो रहेगा सेम, 2b की एनर्जी हल्की सी डिक्रीज़ कर जाएगी, फिर 6b की डिक्रीज़ कर जाएगी, फिर 12b की डिक्रीज़ कर जाएगी। ये ऐसा इसलिए होता है, मास बढ़ाने से रिड्यूस मास बढ़ेगा, रिड्यूस मास बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज़ करेगी ही करेगी। तो अपना जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। फिर इसको मैं डैश लगा देता हूँ, बी डैश, ये होता है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2b 6b 2b 4b 6b 8b। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है 2b डैश 6b डैश 4b डैश 6b डैश और 8b डैश, इस टाइप से। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नॉन रिजिड रोटर। रिजिड रोटर अभी तक हम देख रहे थे, मतलब HCl की जो बॉन्ड लेंथ थी वो रिजिड थी, चेंज नहीं हो रही थी। अब हम देखेंगे नॉन रिजिड रोटर जो रियल केस है। ठीक है, ये आइडियल केस था।